ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से जहाँ से हमने खत्म किया था कल। तो उसमें आपके 6 वर्गीकरण किए गए थे: आसन, प्राणायाम, बंध, क्रिया, ध्यान, अभिवृत्ति, प्रशिक्षण, अभ्यास। तो 6 में डिवाइड किया गया था। तो अभी हम उसके आगे का अंदर का देखेंगे जो थोड़ा सा अलग मिलेगा आप लोग को, तो आपको वही अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप लोग को ये दिख रहा है ना पूरा? ये मेरे नोट्स में से है क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा था, तो ऐसे मैंने इसको लगाया। तो हाँ, ठीक दिख है, रहा है। सबको क्लियर क्लियर है सबको ये? यस मैम। हाँ जी। तो ठीक है, अभी आसन से शुरुआत करते हैं। आसन जो इसमें बताया गया है, शरीर स्थितियों के विशेष प्रकार, मतलब एक अ, विशेष मतलब स्पेशल टाइप है शरीर स्थितियों के। जैसे हम अलग अलग आसन में बैठते हैं, तो उस तरह इसमें बताया है। उसके बाद है मन और शरीर का स्थिर विचारों द्वारा स्थैर्य प्रदान करते हैं। आसन क्या है? मन और शरीर का स्थिर विचारों द्वारा। ठीक है, स्थिरता, जैसे हम पढ़ते हैं ना, स्थिरता लाने के लिए आसन, तो वही मन और शरीर का स्थिर विचारों द्वारा स्थैर्य प्रदान करते हैं आसन। उसके बाद है तीसरा पॉइंट: पेशी तंत्रिका तान आवेगों में उचित लय स्थापित करना। मीन्स न्यूरोमस्कुलर टोनिक इम्पल्स, उसमें लय स्थापित करना, मतलब उन दोनों में एक, जैसे हमारे शरीर में और जो हमारे नर्व्स के जो पूरा काम चलता रहता है, न्यूरो और मस्कुलर टोनिसिटी को बैलेंस करते हैं आसन। ठीक है, उसके बाद है आसन के 2 सिद्धांत हैं: स्थिरता और सुख। जैसे हम योग दर्शन में पढ़ते हैं स्थिरम सुखम आसनम, तो वही है स्थिरता और सुख इसमें भी बताया गया है। आसन का रूप मनोकायिक मीन्स साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मेंटल से फिजिकल, हमारे दोनों चीजों को बैलेंस करता है आसन। तो इसका इसमें बताया गया है आसन का रूप साइकोसोमैटिक है, मनोकायिक है। फिर उसमें बताया है सुखद अवधि तक बनाए रखना। हमें कब तक आसन को बनाए रखना है? जब तक हम उसमें सुख से बैठे हुए हैं, सुखद अवधि तक उसको बनाए रखना है। बिना झटके के करना है। जैसे कुछ एडवांस पोजेस जो हम करते हैं तो वो झटकों के साथ कर लेते हैं, लेकिन आसन का मतलब ही है स्थिरता और सुख। तो इसमें बताया है कि बिना झटके के आसन करना करना होता है हमें। उसके बाद है आसन में शांति, थकान नहीं आनी चाहिए। आसन करने के बाद हमें शांति मिलनी चाहिए। जो बेसिकली जनरली जो आसन का मतलब है वो यही है कि हमें उसमें शांति मिलनी चाहिए, थकान नहीं आनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में हम लोग आसन करते हैं, उसके बाद थक जाते हैं क्योंकि हम उसको, जो प्रकार है आसन का कि स्थिर और सुख होना चाहिए आसन में, उस तरीके से नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें थकान आ जाती है आसन करने के बाद। उसके बाद है आसनों के 3 प्रकार है। ठीक है, कितने? 3 प्रकार है आसनों के: ध्यान धारणात्मक आसन, संवर्धनात्मक आसन और शिथिलात्मक आसन। ये आपको याद करने पड़ेंगे। तीन तीन आसन के 3 प्रकार इसमें बताए गए हैं: ध्यान धारणात्मक, जिसमें हम ध्यान में बैठ सकते हैं, ध्यान और धारणा कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है संवर्धनात्मक, मीन्स प्रमोशनल, जो हमें प्रमोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है शिथिलात्मक आसन, मीन्स रिलैक्सेशन आसन, रिलैक्सेशन वाले जो आसन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ध्यान धारणात्मक आसन, जिसमें क्या है, बैठकर किए जाते हैं, शरीर स्थिर और सुखद स्थिति में रहते हैं। सिर, ग्रीवा, धड़ सीधा रखना, हाथ पैरों के विविध विन्यासों से विभिन्न 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 ध्यान धारणात्मक आसन किए जाते हैं। मतलब जो हम बैठकर आसन करते हैं, जैसे हम सुखासन, पद्मासन, जो ये सब आसन हम जो करते हैं बैठ कर करते हैं, और जिसमें हम जैसे स्टार्ट प्रेयर करने से पहले भी हम बोलते हैं सिर, ग्रीवा और धड़ को सीधा रखना है।
तो वही आसन जो है उनको ध्यान धारणात्मक आसन में इन्होंने वर्गीकृत किया है। ये है प्रमोशनल, अगर किसी को संवर्धनात्मक का मतलब है प्रमोशनल आसन। ठीक है, जैसे इनमें क्या होता है, खिंचाव होता है। जैसे हम कुछ आसन करते हैं, जैसे मान लीजिए ताड़ासन हम करते हैं, है ना, इसमें क्या होता है, खिंचाव होता है। पेशियों में स्वस्थता, मतलब टोन, हमारी जो पेशियां है, मसल्स या मसल्स जो है हमारी, वो ऊपर की तरफ जब हम खींचते हैं तो वो उनकी टोनिंग होती है ऊपर की तरफ, या फिर जिस तरह से भी हम खिंचाव देते हैं उसमें। उसके बाद है रीढ़ में लचीलापन, पीठ एवं मेरुदंड को बल। तो इन आसनों से क्या होता है, हमारी रीढ़ में लचीलापन, पीठ एवं मेरुदंड, जो हमारा ये पूरा पीठ वाला हिस्सा है, उसमें उसको बल मिलता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद है वे शरीर अंतर्गत पक्ष को और मर्म के कार्यों को उद्दीप्त करते हैं। जैसे मर्म, हमारे मर्म पॉइंट्स आपने कुछ पढ़े होंगे, हठ प्रदीपिका में भी बताए गए हैं और सिद्धांत पद्धति में बताए गए हैं। तो आयुर्वेद का ये एक पार्ट है। तो मर्म बिंदु जो है, उनको मर्म मर्म बिंदुओं को भी वो उद्दीप्त करते हैं, मतलब उनको भी क्या बोल सकते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है बैठकर, लेटकर और खड़ी स्थिति में करने के अनगिनत आसन है। मीन्स ये इस वाले जो ये संवर्धनात्मक आसन है, इसमें हमारे सारे पोज आ जाएंगे, जो भी हम बैठकर या उठ खड़े होकर या लेटकर जो हम करते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे संवर्धनात्मक में। ठीक है, तो ये हम बहुत सारे प्रकार के आसन हैं ऐसे वाले। उसके बाद है शिथिलात्मक। शिथिलात्मक में क्या है, आसन संख्या में कम है। शिथिलात्मक मीन्स रिलैक्सेशन वाले जो आसन है वो इसमें आएंगे। और लेटकर किया जाता है विश्राम हेतु, जैसे हम सब आसन करते हैं, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद अन्य अभ्यासों के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि, मतलब और सब अभ्यासों के लिए हम इनको शुरुआत में कर सकते हैं, या फिर हम जब रिलैक्स करते हैं तब हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है रिलैक्सेशन वाले आसन। मैम आपकी आवाज ब्रेक उसके हो रही बाद है। आता है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है मैम। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो हाँ रही जी है। एक मिनट, जी जी जी, अभी भी हो रही है? अब ठीक है। हेलो, अभी हो रही है? अभी ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये तीन समझ में आया कि बीच में आवाज कट हो रही थी? समझ आया मैम। जी, ठीक है। तो तीन प्रकार के आसन है, हमने ये देखे अभी। उसके बाद हम चलते हैं प्राणायाम पे। तो प्राणायाम क्या करते हैं, ऑटोनोमस नर्व इम्पल्स कंट्रोल करते हैं। ऑटोनोमस में क्या आ जाता है, हमारे जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है, वो दोनों इसमें आ जाते हैं। तो प्राणायाम क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को, नर्व इम्पल्स को। ठीक है। उसके बाद है, और इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में, एक में होता है कि हम एकदम रेस्ट वाली कंडीशन में होते हैं और एक में हम बहुत एक्टिव होते हैं। तो प्राणायाम उन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद है श्वास को लंबी और सुखद समय अवधि तक रोकना प्राणायाम की आवश्यक प्रविधि है। मीन्स क्या है कि प्राणायाम में क्या होता है, श्वास को लंबी और सुखद समय अवधि तक, जब तक आप उसको रख सको आराम से, और एक लंबी श्वास हो, उसको हम इन्होंने प्राणायाम बताया है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? यस मैम। हाँ जी, ठीक है, आगे हम चेक करते हैं। तो प्राणायाम के बारे में हम पूरा कर रहे हैं अभी। उसके बाद क्या है, 1:2, 1:2 अनुपात से इनहेल एक्सहेल करने को बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति में। तो प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है, 1:2 ये हमारा रहना चाहिए, इनहेल 1 और एक्सहेल 2। जैसे 1 सेकेंड तक हमने इनहेल किया, 2 सेकेंड तक हमें एक्सहेल करना है, या 2 सेकेंड तक इनहेल किया और 4 सेकेंड तक हमें एक्सहेल करना है।
ठीक है। उसके बाद है प्राणायाम के अनेक प्रकार है, जिसमें श्वसन प्रविधियों के विभिन्न प्रकार के हस्तोपचार, प्रीम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रयुक्त कर एक या दोनों नोस्ट्रिल या कभी माउथ से भी सांस लेते हैं। जैसे हम हठ प्रदीपिका या घेरण संहिता में पढ़ते हैं 8 प्रकार की, तो वैसे इसमें बताया गया है कि बहुत अलग अलग प्रकार के ही हो सकते हैं। जैसे किसी में हम नोस्ट्रिल से ब्रीथ कर रहे हैं, फिर माउथ से छोड़ रहे हैं, है ना, या फिर किसी में हम एक नोस्ट्रिल से ही कर रहे हैं पूरा का पूरा। इस तरीके से उसके अलग अलग कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हुए हैं, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। उसके बाद है प्राणायाम की 3 अवस्था है। प्राणायाम की भी 3 अवस्था है। जैसे हमने 3 आसन के 3 प्रकार पढ़े, वैसे ही प्राणायाम की 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले है नियंत्रित नियंत्रित श्वासन, मीन्स जब हम पूरक करते हैं। उसके बाद है नियंत्रित धारण, जब हम उसको रोक के रखते हैं, कुंभक करते हैं। उसके बाद है नियंत्रित निश्वसन, मीन्स रेचक, जब हम छोड़ते हैं श्वास को, एक्सेल करते हैं। तो ये 3 उसकी अवस्थाएं हैं। उसके बाद है प्राणायाम का मुख्य हेतु एएनएस पर नियंत्रित कर मानसिक कार्य प्रभावित करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि हमें हमारे एएनएस को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे मानसिक मानसिक कार्य को प्रभावित करता है। सबसे पहले जो प्राणायाम है, प्राणायाम का रोल हमें हमारी मेंटल स्थिति पे मिलता है। उसके जैसे हमारे कोई भी मेंटल किसी को प्रॉब्लम्स है, कुछ कोई भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, तो उसमें हम आसन न देके प्राणायाम को पहले कराते हैं, कोई डीप ब्रीदिंग्स वगैरह कराते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्राणायाम ध्यान में उपयोगी होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, वो ध्यान के लिए उपयोगी है, वो उसके आगे की स्टेज है। तो प्राणायाम ध्यान के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए अभी। मैम ये एएनएस क्या है? एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों आ जाते हैं। जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, सिंपैथेटिक जो हमारा एक्टिव रहने वाला, एक्टिव के लिए होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है मीन्स रेस्ट वाली कंडीशन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है। तो ये इन दोनों कंडीशंस को कंट्रोल करता है कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव भी ना हो और बहुत ज्यादा एकदम मतलब उसको कंट्रोल बैलेंस बना के रखता है उनमें, दोनों में। ठीक है। जी मैम। हाँ जी। अगर अभी भी नहीं आया तो आप बता दीजिए, नहीं मैं बता दूंगी उसको पूरा। ठीक है, समझ में आया आपको? जी मैम। हाँ जी। ओके। तो उसके बाद है बंद और मुद्राएं। जो थर्ड हमारा पॉइंट लिखा हुआ था मुद्राएं, तो उसमें ही बंद को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो उसमें क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स के बंद बंद के बारे में बताया गया है। जो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स है, वहां पे हम बंद बंद लगाते हैं और मर्मांगों को, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बंद क्या है, जो हमारे बंद या मुद्राएं जो है, उनका मेन काम क्या है कि जो मर्म, अभी मैंने आपको बताया मर्म बिंदु, तो हमारी बॉडी में अगर हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो वो 107 मर्म पॉइंट्स होते हैं, मर्म बिंदु होते हैं। जो क्या करता है कि उनके पास अगर वो आहत हो जाए या उन पे चोट लग जाए, तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो मर्म अंग एक वो ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी पे, जो जिनको हम अगर उनको प्रॉपर अगर हम ठीक करें, या फिर उनका अगर हमें आता है वो कि मर्म की जो उपचार है पूरा, अगर हमें वो आता है तो हम किसी इंसान को ठीक भी कर सकते हैं बिल्कुल। और मर्मांगों पे अगर अ, ऐसे ही चोट लग गई या वो आहत हो गए, तो उनसे डेथ भी हो सकती है। ये छोटा सा मर्म के बारे में मैंने आपको बताया। तो मर्मांगों को ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो जो ऐसे कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनमें कंट्रोल करते हैं ये बंद और मुद्राएं।
और उसके बाद है मानसिक स्थैर्य बनाते हैं, ठीक है, मेंटल जो स्थिरता है वो बनाते हैं। प्राणायाम में यूज मुद्रा बंद कहलाती है क्योंकि वो बांधती है। मीन्स जब हम कोई प्राणायाम करते हैं तो हम मुद्रा लगाते हैं, जैसे कोई ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, तो वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हमें हमारे जो फोकस को या कंसंट्रेशन को बांध देती है। तो प्राणायाम में यूज जो मुद्रा है उनको हम बंध भी कहते हैं क्योंकि वो बांधती है। बंध को इन्होंने किस तरीके से डिनोट किया है कि जब हम प्राणायाम में जो मुद्रा हम लगाते हैं उसको बंद कहा है इन्होंने, क्योंकि वो क्या करती है, बांधती है, मीन्स हमारे कंसंट्रेशन या फोकस को बांधती है एक जगह पे। ठीक है, उसके बाद है जालंधर एंड उड़ियान बंद जो है वो इम्पोर्टेंट बंद है। इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्क्राइब तो नहीं किया है बंद के बारे में या मुद्राओं के बारे में, लेकिन इतना ही बताया है कि जालंधर और उड़ियान जो बंद है वो बहुत इम्पोर्टेंट बंद है। ठीक है, इतना क्लियर है बंद और मुद्राएं? यस मैम। जी मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है क्रियाएं। नेक्स्ट, क्रियाएं डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स, जो हम पढ़ते हैं ना, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नोली एंड कपालभाति। तो इसमें भी क्रियाएं 6 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। दीज क्रियाज डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स के टिश्यूज का समायोजन बढ़ाती है, क्षेत्र बढ़ाती है। मतलब क्या है कि जैसे हम नेति करते हैं तो हम क्या होता है, कुछ शुरू शुरू में तो हमें प्रॉब्लम होती है, आंखों से पानी आता है, नोज से भी पानी आता है, लेकिन जब वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाती है तो क्या होता है कि वो सब जो प्रॉब्लम्स शुरू में हम फेस करते हैं, आंखों से पानी आना, तो वो एकदम ठीक हो जाती है, फिर हमें वो नॉर्मल लगने लगता है सब कुछ। तो वही बात इसमें लिखी हुई कि जो हमारे जो ऑर्गन्स है या सिस्टम्स के जो टिश्यू है उनका समायोजन करती है, मतलब उनको और वृद्धि देती है या फिर उनके क्षेत्र को बढ़ाती है, इसमें ऐसा लिखा है। तो उनके क्षेत्र को बढ़ाती है। जैसे हम नेति करते हैं, नेति का एक हमने दिया, उसके बाद जैसे हम वमन करते हैं या कुंजल करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम पहले पहले तो हमें बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको करते रहते हैं प्रैक्टिस में, जब वो आ जाती है तो फिर हम उसकी वजह से हमारा थोड़ा जो एक सहन करने की जो एक शक्ति है वो बढ़ जाती है, समायोजन क्षेत्र को बढ़ा देती है वो क्रियाज। उसके बाद है रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है। वही फिर से वही वाली बात आएगी कि रिफ्लेक्सेस जो, जैसे हमें जब कुंजल करते हैं तो वोमिट जैसा होता है, तो उन रिफ्लेक्सेस को कुछ टाइम के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, उनको कंट्रोल करती है क्रियाएं। उसके बाद है क्रियाओं द्वारा नोज, माउथ, ब्रेन, ग्रेशनी, जठर, मलाशय, गुदा और आंत साफ होती है। ठीक है, क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, हमारी जो ये सारे पार्ट्स हैं, नोज, माउथ, ब्रेन, जठर जठर ग्रेसनी, मलाशय, गुदा, ये सब साफ हो जाते हैं क्रियाओं के द्वारा, अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, जिसमें 6 डिवाइड की गई है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे चले? यस मैम। जी मैम। हाँ जी, अब उसके बाद है 5th पॉइंट हमारा, ध्यान। तो ध्यान में क्या है, मन की वृत्तियों पर नियंत्रित करने का अभ्यास। जो मन की वृत्तियां है, जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं योग दर्शन में भी, तो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास है ध्यान। और इसका प्रारंभ बाह्य वस्तुओं से ज्ञानेंद्रियों को हटाते हुए बाह्य पर्यावरण को पूर्णतः विस्मृत करना होता है। ध्यान की अनगिनत प्रविधियां हैं। ध्यान के बारे में क्या बताया है इन्होंने कि जो ध्यान की प्रारंभिक, जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका, हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है उनको बाहर के विषयों से हटाकर अंदर, अपने अंदर उसको लेके आना है, और जो बाहर की जो चीजें हैं उनको विस्मृत, मतलब उनको भूल जाना है, हमें विस्मृत करना होता है। ध्यान के अनगिनत प्रविधियां है, जैसे ध्यान के बहुत सारे प्रकार है, कोई अलग अलग साइक्लिक मेडिटेशन कराता है, कोई ये
जैसे DSVV का है ज्योति अवतरण ध्यान, गायत्री साधना, ये सब जो है तो अलग अलग प्रकार के ध्यान बनाए हुए हैं लोगों ने। तो वैसे ही इन्होंने बताया कि मेन उसका काम क्या है, जो बाहर की जो एनवायरनमेंट है उसको विस्मृत करके अपने अंदर आंतरिक मूलन, अपना मूलन करना। ठीक है। उसके बाद है, यह एक लीन मग्न होने की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपना ध्यान किसी एक वस्तु, ध्वनि, विचार या अनुभव पर लगाने का प्रयास करता है। तो ये एक ऐसी, मतलब उसमें पूरा हमें लीन हो जाना है या मग्न हो जाना है, किसी भी एक वस्तु या किसी भी ध्वनि, विचारों या अनुभव, वो कुछ भी हो सकता है, आप किस चीज पे ध्यान करना है। ध्यान भी बहुत तरह के हैं, जैसे हम पढ़ते हैं योग दर्शन में भी। तो ध्यान में जैसे शुरुआत हम किसी वस्तु से करते हैं या फिर किसी ध्वनि पे हम ध्यान करते हैं, जैसे हम नाद योग वगैरह करते हैं। ठीक है। या फिर किसी, हम अपने विचारों पे, एक विचारों पे फोकस्ड होते हैं, तो वही सब ध्यान की प्रक्रिया है। उसके बाद है, ध्यान एक महान प्रशांतक है, ट्रैंकुलाइजर है। मीन्स जैसे हम किसी कोई प्रॉब्लम होती है हमें, मेंटली स्ट्रेस या डिप्रेशन ऐसा कुछ होता है, तो हम उसमें क्या ट्रैंकुलाइजर्स यूज करते हैं। तो ध्यान जो है एक महान प्रशांतक है, मतलब हमें वो खुश कर देता है, प्रसन्न कर देता है अंदर से, आंतरिक जो एक खुशी ये देता है हमें ध्यान। तो एक ट्रैंकुलाइजर के रूप में हम इसको देखते हैं। जैसे एक ये शायद क्वेश्चन बना है, मीन्स मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन, जैसे कि ट्रैंकुलाइजर का इसमें क्या, कहाँ पे विवरण दिया गया है, तो वो वही है, ध्यान, ध्यान को एक ट्रैंकुलाइजर बताया गया है। ठीक है। उसके बाद है, आसन प्राणायाम को सिद्ध किए बिना ध्यान का अभ्यास सुरक्षित नहीं होता। योग अभ्यास के प्रारंभिक सोपान में ध्यान का उच्च स्थान है। तो क्या बताया कि आसन प्राणायाम को सिद्ध करने के बाद ही हमें ध्यान करना है, या फिर ध्यान सुरक्षित है उस टाइम ही। जैसे हम देखते ही है कि लास्ट में बिल्कुल ध्यान आता है जब हम अष्टांग योग पढ़ते हैं, तो जब सारे आसन प्राणायाम धारणा सब हमारा हो जाता है, उसके बाद ध्यान आता है। तो ध्यान को एक उसी टाइम हमें करना ज्यादा सुरक्षित होगा वो। ठीक है। उसके बाद है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। इसमें क्या है, यौगिक शब्दावली में इन्हें यम और नियम कहते हैं। अपने आचरण को नियमित कर विशिष्ट अभिवृत्ति प्रकार निर्मित करते हुए ये स्व आरोपित प्रतिबंध है। मीन्स क्या है कि हम अपने आचरण में, आचरण को किस तरीके से खुद से उसको ठीक कर सकते हैं, वही है यम नियम। जैसे हम यम नियम में भी वही पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही इसमें भी बताया गया है कि अपने आचरणों को नियमित कर विशिष्ट अभिवृत्ति प्रकार निर्मित करके करते हुए स्वारोपित प्रतिबंध है। हम खुद से ही अपने ऊपर एक जैसे बोलते हैं ना कि हम एक अपना एक लेवल सेट किया हुआ है हमने, कि हमें इतना ही जाना है, या फिर ये हमारी कुछ बाउंड्रीज हैं। तो वैसे ही अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के बारे में बताया है। उसके बाद है, ये सभी यौगिक अभ्यासों के आधार है। मीन्स ये स्टार्टिंग में जैसे हम बोलते हैं ना यम और नियम, अगर हमने इन पे ही फोकस कर लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि ये आधार है किसी भी यौगिक अभ्यास को शुरुआत करने का। उसके बाद है, सभी यौगिक अभ्यासों को स्वरूप मनोकायिक है। यौगिक अभ्यास एक दूसरे के अनुपूरक है। मीन्स जो सारे हमारे यौगिक अभ्यास है वो मनोकायिक है। मीन्स मन से काया, कायिक, जो जैसे हम बोलते हैं ना मेंटल से फिजिकल की तरफ, वो हमें ठीक करते हैं या फिर हमें लेके जाते हैं। तो वही इसमें बताया गया है कि यौगिक अभ्यास एक दूसरे के अनुपूरक है। ठीक है। एक दूसरे से सारे रिलेटेड है, या एक दूसरे का सब यही, सबका यही काम है, मनोकायिक। ठीक है। इतना समझ आ रहा है आप लोग को, सबको क्लियर है ये? यस मैम। हाँ जी। अगर इसमें अभी तक हमने पूरे ये जो 6 पढ़े, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए मेरे से अभी, आप लोग बोल सकते हो।
कोई भी माइक ओपन करके बोल सकते हो आप लोग, अगर कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ भी पूछना है। नो मैम, ठीक है, क्लियर है। ठीक ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी यूनिट 2 पूरी हो गई। अभी हम आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 2 का नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे? योग एवं योगाभ्यास। हाँ जी, ठीक है। अभी यूनिट 3 है। इनके जो नाम है ना, ये भी आपको याद रखने जरूरी है। जैसे किसी में भी पूछ सकते हैं कि ये यूनिट 2 का नाम क्या है, या फिर यूनिट 2 में क्या है। ऐसे कुछ सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखने जरूरी है। ठीक है, 8 ही है यूनिट इसमें, आप आराम से कर लोगे याद, स्टार्टिंग से आप करते चलोगे तो। ठीक है, तो अभी हम यूनिट 3 पे चलते हैं। तो यूनिट 3 का नाम है अध्यापन विधियां, अर्थ एवं कार्य क्षेत्र। ठीक है, तो अध्यापन विधियों के बारे में इसमें पूरा बताया जाएगा। तो सबसे पहले है अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें निम्नलिखित घटक होते हैं। अध्यापन का मतलब क्या है, टीचिंग। ठीक है, तो टीचिंग जो है एक पूरी प्रक्रिया है जिसके 6 घटक है, 6 घटक इसमें बताए गए हैं। अच्छा, जो नंबर्स जिसको मैं बताती हूँ ना कि इसके ये 6 घटक है, या इसके 3 पार्ट्स है, या इसके 2 पार्ट्स है, तो ये आपको याद करने बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं, या फिर इसके कितने घटक है, 6 7 8 10 जो भी। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स वाली चीजें आती है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है हाँ, पहला हम शुरू करते हैं अध्यापन से, टीचिंग। तो अध्यापन में अध्यापक द्वारा सीखने के अनुभव का गठन और संचालन आता है। टीचिंग में क्या आता है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, अध्यापक के द्वारा सीखते हैं, या फिर उनके अनुभवों को हम सुनते हैं, उनको समझते हैं, वही टीचिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है अधिगम, मीन्स लर्निंग। सीखना छात्र द्वारा अध्यापन द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों के से समायोजन। मीन्स क्या है कि सीखना या अधिगम क्या है, जो छात्र सीखते हैं, जो अध्यापन से, टीचिंग से जो हम लर्निंग करते हैं, वही लर्निंग है, अधिगम है। ठीक है, उसके बाद है अध्यापक मीन्स टीचर जो है, वो क्या है, प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति, कि कैसे आपको सब करना है। अध्यापक क्या है, आप खुद से भी सोच सकते हो इसको, कि प्रक्रिया निर्देशित करने वाला व्यक्ति, क्या करना है हमें, पूरी प्रोसेस जो है उसको हमें बताने वाले, हमें निर्देश देने वाले। उसके बाद है छात्रों में सीखने की प्रक्रिया को उद्दीप्त करते हैं। मीन्स हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, छात्रों के अंदर एक स्टिमुलस का काम करते हैं वो अध्यापक, कि हमें क्या सीखना है उसकी प्रोसेस को वो स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद है अपने नेतृत्व में अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस निर्देशित करते हैं। मीन्स अपने नेतृत्व मीन्स लीडरशिप, है ना, अपने अपने आप लीडिंग करते हुए वो हमें अब उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें निर्देशित करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है छात्र में जो उत्तम है उसे उजागर करते हैं। छात्र में, किसी भी बच्चे में जो सबसे अच्छी चीज है उसकी, सिर्फ हम जैसे ले सकते हैं, आज के टाइम में वो हो गया, शुरू हो गया कि हाँ, आप अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, आप गेम्स में अच्छे हैं, तो टीचर आपको वहीं पे आपकी जो उसमें आपकी प्रतिभा है उसको ही उजागर करेंगे। तो वही बताया है कि छात्र में जो उत्तम है उसे उजागर करते हैं टीचर्स। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स जो है आपके ऐसे भी आ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे हमें पॉइंट्स दे दिए कि इनमें से क्या क्या अध्यापक के लक्षण हैं, है ना, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने जरूरी है। ठीक है, इस बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद है छात्र। छात्र कार्य द्वारा अपने आप को समायोजित करते हैं और टीचर्स द्वारा इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं। मतलब क्या है, छात्र जो है, स्टूडेंट्स हैं, वो कार्य के द्वारा जो भी उनको काम मिला है उसको करके अपने आप को
समायोजित करते हैं, वहां पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टीचर्स जो है, टीचर्स द्वारा इंस्ट्रक्शंस को मानते हैं, जो भी टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है विषय या क्रिया वस्तु, मीन्स कंटेंट। तो कंटेंट में क्या है, सीखने की विषय वस्तु अध्यापक द्वारा प्रयुक्त वे टेक्नोलॉजी या क्रियाविधि जिससे आदान प्रदान होता है। कंटेंट है इसमें, जैसे कंटेंट मतलब हमारा जो सिलेबस है या फिर हमारा जो सीखते जैसे हम हैं कि हम अभी जैसे हम टीचिंग कर रहे हैं, इससे ऑनलाइन हम टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही कंटेंट को क्या बताया कि सीखने की विषय वस्तु, हम किस तरीके से सीख रहे हैं, और अध्यापक द्वारा प्रयुक्त हुए टेक्नोलॉजी, जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कोई बोर्ड पे पढ़ा रहा है या कोई ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा है, या क्रियाविधि जिससे आदान प्रदान होता है, मतलब दोनों के बीच में जिससे आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पर्यावरण, एनवायरमेंट, मीन्स कक्षा या परिस्थिति जिसमें पूरी प्रक्रिया संचालित होती है। हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जैसे क्लास है तो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है ना, ये इसमें आ जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये 6 चीजें है, 6 घटक है। क्या क्या है, शुरू से एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है अध्यापक, अधिगम, अध्या सॉरी अध्यापन, अधिगम, अध्यापक, छात्र, और विषय या क्रिया वस्तु, और पर्यावरण। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी ऐसे याद कर सकते हैं, या तो टीचिंग, लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट्स, कंटेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो 6 चीजें हैं ये किसी भी लर्निंग को करने के लिए जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अध्यापक, अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया का एक भाग है जिसमें निम्नलिखित घटक है, 6 कंटेंट्स है उसमें, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा एक वृद्धि, विकास और अपने अनुभव में कुछ नया जोड़ने की प्रोसेस है। क्या है एजुकेशन, क्या है हमारे अंदर कुछ वृद्धि करने के लिए, हमारा डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर हमारे जो अनुभव है, उन एक्सपीरियंस जो है उनमें कुछ और नया जोड़ने की प्रोसेस है एजुकेशन या शिक्षा। ठीक है, उसके बाद है शैक्षणिक प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाएं होती है, एक अध्यापन और दूसरी सीखना। तो जैसे अभी इसमें बताया गया कि 6 पूरे कंटेंट्स बताए गए, तो इन्होंने एक अलग से ये बताया है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में 2 प्रावस्थाएं होती है। एक तो क्या एक तो अध्यापन मतलब एक टीचिंग, और एक लर्निंग, 2 चीजें, 2 अवस्थाएं होती है। या तो कोई लर्न कर रहा होता है या तो कोई टीच कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग को समझ में? अभी टाइम क्या हुआ है? हाँ जी, तो ठीक है, आज हम यहीं तक करते हैं, और इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग नोट्स बनाए? यस जी मैम। मैम। अच्छा, मैं आ जाती हूँ वापस क्लास में। हाँ जी, अच्छा अभी आप लोग मुझे बताइए आज हमने क्या पढ़ा, मैं पूछती हूँ एक एक से। हाँ जी, अभी मुझे बताएंगी लता जी। लता जी, आज हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था, एक 6 जो वर्गीकरण थे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले के बारे में आप थोड़ा सा बताइए मुझे, आसन के बारे में। जी मैम। हाँ जी। तो हाँ, आज हमने यौगिक अभ्यासों के बारे में जाना। उसमें आसन, प्राणायाम, बंध क्रिया, ध्यान और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास के 6 प्रकार है। उसमें से पहला वाला आसन है। तो आसन मतलब शरीर स्थितियों के विशेष प्रकार। उसमें मन और शरीर का स्थैर्य लाने वाला होता है आसन, जो तंत्र तान अवयवों में लय स्थापित करता है। उसके बाद सिद्धांत बताए उसके दो दो प्रकार के हैं, एक स्थिरता, दूसरा सुख। इसके बाद आसन का रूप बताया, मनोकायिक होता है,
उसके बाद बताया कि आसन किस प्रकार चाहिए, तो सुखद। उसके बाद आप बिना झटके के आसन करें, और आसन में शांति मिलती है, उसमें थकना नहीं है। उसके बाद आसनों के प्रकार बताए, हाँ जी। ध्यान, हाँ, ध्यानात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलतात्मक। और उसके ठीक। बाद में बताया डीप में ध्यानात्मक, धारणात्मक, अच्छा अभी संवर्धनात्मक। ठीक है लता जी, अभी कोई और बताएंगे। रंजीता जी आप बताइए। यस मैम। हाँ जी, आप इनके बारे में बताइए जो 3 आसन बताए हैं। यस मैम, इसमें पहला जो है ध्यान धारणात्मक आसन है, जो हम बैठकर करते हैं। जैसे जितने भी ध्यान के आसन होते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, जितने भी आसन, prayers हम्म करते हम्म हैं आसन के। और संवर्धनात्मक में स्ट्रेचिंग, टोनिंग, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जितने भी आसन आते हैं, वो सारे बाकी जो हम एक्सरसाइज जो भी करते हैं संवर्धनात्मक में आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ जी। और सेम वर्ड यूज कर पा रही हूँ तो। और संवर्धनात्मक में मम बिंदु को स्टिमुलेट करते हैं, और ये बैठ कर, खड़े लेट कर, खड़े होकर जितने भी पोस्चर आते हैं वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आता है शिथिलात्मक, जो हम होते हैं रिलैक्सेशन के लिए हम करते हैं लेटकर, ज्यादातर हम विश्राम के लिए करते हैं लेटकर। और अन्य अभ्यासों के लिए जो पर्याप्त पृष्ठभूमि होती है। जी ठीक है रंजीता जी, ओके। ठीक है, अभी मुझे संतोषी जी बताएंगी प्राणायाम के बारे में। संतोषी जी ये आपको हमारी आवाज आ जो रही है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है उसको नियंत्रित करता है। और इसमें बताया है कि प्राणायाम प्रारंभिक स्थिति में एक आपकी आवाज नहीं आ रही कभी एक नाक से ले है। हाँ जी, आप लोग को आवाज आ रही है इनकी, संतोषी जी की? नो मैम, नहीं आ रही। संतोषी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए अभी कोई और बताएंगे तब तक मुझे। मुझे बताएंगी, राखी जी बताएंगी। राखी जी। यस मैम। हाँ जी आप बताइए। क्या बताना है मैम? मैं अभी थोड़ा बाहर थी। अच्छा, प्राणायाम के यस, बारे में आपने पढ़ा प्राणायाम के ओके। बारे में? हाँ जी। यस, पढ़ा है मैम, पढ़ा है। जी। प्राणायाम जो है ना, वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के प्रवाह को कंट्रोल करता है। और प्राणायाम का मतलब है सांस को जितनी लंबी ले सके उतनी, लेकिन सुखद समय तक, जितना अपने को सुखद लगे उतने समय तक ही रोक के रखना है। और इसमें 1 से 2 अनुपात का है। 1 अनुपात 1 यानी 1 पूरक एंड उसके डबल रेचक करना है शुरुआत में, प्रारंभ में। जी। और इसमें 3 जी। स्टेज बताए गए हैं। पहला है पूरक, कुंभक और रेचक। उसके लिए उन्होंने प्रश्वसन, धारण और निश्वसन, ये 3 वर्ड्स यूज किए हैं। जी ठीक है। और प्राणायाम के यस। हाँ जी, कोई बात नहीं संतोष जी, हम बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, अभी मुझे बताएंगी नेहा जी। नेहा जी आगे आप बताइए, जहाँ से मैम ने छोड़ा जी मैम, वहां से आप इसके बाद बताइए। बंद और मुद्राएं पढ़ाई थी आपने, जिसमें कि हाँ, मुद्राओं से ही बंद रिलेटेड है, यानी बांधना जिसे कहते हैं, इस जिसमें हमारी इनवॉल्नटरली मसल्स काम करती हैं। और हाँ, जो मर्म बिंदु होते हैं, उनको क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, और क्या था उसमें, प्राणायाम में जो मुद्राएं हैं वो बंद कहलाती हैं, और जालंधर बंद और उड़ियान बंद जो है इम्पोर्टेंट बंद है हमारे।
फिर इसमें हाँ आपने जी। नेक्स्ट फिर क्रियाएं पढ़ाया था मैम, आगे बताना है, जो 6 नहीं पार्ट में नहीं, डिवाइड है। बस ओके। हाँ जी ठीक है। अभी अभी मुझे बताएंगे सात्विक जी बताएंगे। सात्विक जी, आप हो हाँ क्लास जी में? मैम। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। मैम, क्रियाएं बताना है। जी। मैम, क्रियाओं में वही धौती बस्ती नेति नौले और त्राटक और कपालभाति, तो ये क्रियाओं हाँ ये जी। क्रियाएं के अंतर्गत। और इसके बारे में ये है कि मतलब ये सभी शुद्धि क्रियाएं हैं। एक धौती हम्म है जो मतलब पूरा इंटेस्टाइन, मतलब पेट का जो पार्ट होता है। और फिर हम्म बस्ती जो है आपका, ये बड़ी आंत और छोटी आंत का एरिया साफ करता है। नीति आपका नॉस्ट्रिल नाक के साइड, त्राटक आपके आईज के लिए है। फिर हम्म नौली जो है वो भी आपके पेट के एरियाज के लिए है। कपाल भारती जो है मस्तक का जो है, मस्तक भ्रांति भी बोलते हैं इसको। तो हाँ ये सारी चीजें जो है क्रियाओं में आती हैं। षटकर्म है सारे के सारे, और ये जितने ठीक है। भी हैं। ठीक है, ये आपने मुझे बता दिया अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका या घेरन संहिता। लेकिन इसमें कुछ कुछ मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ अलग से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपने पढ़े थे? मैम, इसमें एक चीज है कि मनोशरीर क्रियात्मक संतुलन स्थापित करता है, ऐसा कुछ था। हम्म, और हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन। हम्म, और ये शुद्धि करने वाले जो है मध्यम वायु जल घर्षण चालन गति है इसमें। और हाँ ये जो है और ज्यादा कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा मैम, इतना ही ठीक कुछ। ठीक है, इतना ही था इसमें। हम्म। सात्विक जी, आज आपने नोट्स बनाए? मैम, वही पेन में थोड़ा बहुत लिखा था। जो भी था, हाँ पूरा जी एकदम कंप्लीट नहीं। पेट में पेन में लिख रहा था, मतलब कंप्लीट नहीं, एकदम अच्छे से नहीं लिख पाया, लेकिन लिखा था, थोड़ा थोड़ा लिखा था। ठीक है। ठीक है, आप थोड़े थोड़े नोट्स बना लीजिए। बनाते हुए आपको ये सब्जेक्ट, मतलब मुझे आपको ये सब्जेक्ट ना पूरा यहीं पे ही खत्म कराना है। आपको अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो जी इसलिए मैम। मैं आपको साथ साथ में इतना रिवीजन भी करा रही हूँ कि आपका ये अभी हो जाए, आपको और सारी चीजें पढ़ने के लिए टाइम मिल जाए। जी ठीक मैम, है। थैंक अ, जी, ठीक है। अभी और कौन बताएंगे? पुष्पा जी मुझे बताएंगी आगे। पुष्पा जी। मैम, मैं पहली बार अपना क्लास अटेंड कर रही हूँ, मेरे को इतना परिचय नहीं सर मैम। अच्छा सुबह में ठीक नहीं है। होता मेरे को अटेंड होना है। अभी ठीक क्लास है। होके 2 दिन हुआ है ना, अपना क्लास स्टार्ट होके 2 या 3 दिन हुआ। हाँ नहीं, आज दूसरा दिन है। ठीक है। यूनिट 2 अच्छा का मुझे और एक बार यूनिट 2 का और एक बार रिवीजन कर दिया तो अच्छा रहेगा मैम। मेरे को समझ में नहीं आया यूनिट 2 में क्या क्या पोर्शन रहता है बोल के। अच्छा, हम कल कल कराएंगे फिर स्टार्टिंग में, अभी तो ओके, टाइम होने वाला है। तो ठीक ठीक है है। ठीक अभी है। पूनम जी मुझे लास्ट में थोड़ा सा बता देंगी, फिर हम खत्म करते हैं क्लास को आज। जी मैम, जी ध्यान पूनम के जी। बारे में बताया है आगे। हम्म लीन मग्न होने की प्रक्रिया है ये। उससे भी हम्म हमारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स कम होते हैं। हम्म और ध्यान जो है इंद्रियों से हटाकर अंतर्मुख अ, करने के लिए बोला है। ठीक है। और कुछ ट्रैंक्विलाइजर का इसमें? भी काम करता है ये, जो भी हम्म पे, इस प्रकार भी बोला गया है। और इसका ठीक है। अभ्यास लास्ट में करते हैं, यानी आसन प्राणायाम के बाद ध्यान का अभ्यास करते हैं। ठीक है, संध्या जी आप कुछ बोल रहे हो? ठीक है पूनम जी। नो मैम, कुछ पॉइंट जो छूट रहे थे वो ही बोलना चाहती थी। हाँ जी, आप एक बार इसको कंप्लीट कर दीजिए, ध्यान को भी और आगे जो अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास जो है उसको भी। ध्यान का तो उन्होंने बता दिया कि मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास को ध्यान कहते हैं। एक चीज उनकी छूट हम्म गई थी कि ध्यान के अगणित प्रकार होते हैं, जैसे आपने बताया था गायत्री साधना, साइक्लिक मेडिटेशन, ज्योति ध्यान हम्म वगैरह।
और ध्यान का आसन अभ्यास है जो हमें आसन और प्राणायाम के सिद्ध होने के बाद ही करना है। ठीक है। और अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में आपने बताया था यम नियम का अभ्यास ही है इसमें, जिससे मतलब आचरण को खुद से ही ठीक करना है, जो विशिष्ट अभिवृत्ति की ओर ले जाएगा। और यह सब योगिक जो अभ्यास है हमारे, ये आधार है उनका, मतलब शुरुआत में हमें ये करना चाहिए। और ठीक है। योगिक ये इतना ही था मैम। ठीक है संध्या जी, अभी शांति पाठ कोई कराने आएंगे? अभी हम शांति पाठ करते हैं, अभी दूसरी क्लास का आपका टाइम हो गया, तो हम कल शुरुआत में रिवीजन कर लेंगे फिर से। ठीक है, कोई कराएंगे शांति पाठ? जी मैम, मैं करवा देती हूँ। जी। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। धीरे से आंखें खोल सकते हैं, हाथों की ज्ञान मुद्रा छोड़ेंगे। धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम आप सभी को। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। थैंक यू ओके, ठीक मैम। है, आप लोग मैम आपको भी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। ठीक आपका है। भी दिन शुभ रहे अदिति मैम, हाँ जी आपका दिन भी शुभ रहे। जी, थैंक यू। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की। ऑफ कर